हेलो एवरीवन, साइंस एंड टेक की पीवाईक्यू सीरीज में अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 22 तक के क्वेश्चन। आज अपन करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, बीच में 2 दिन का गैप आ गया क्योंकि आपको पता है अभी एग्ज़ाम बहुत ही पास में है तो टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, बट इट्स ओके, अपन इसको कंप्लीट तो ज़रूर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई? ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। भाई सेकंड स्टेटमेंट एक्सट्रीम लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। देखा, फर्स्ट आंसर है ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट एक्सट्रीम लग रहा है ना कि कर ही नहीं सकते। तो वही देखो, कार्बन फाइबर या कार्बन फाइबर, वही बात है। ग्रेफाइट फाइबर ज़्यादातर कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। विशेषता इनकी क्या होती है? उच्च कठोरता, उच्च तन्यता ताकत, उच्च शक्ति से वजन अनुपात, उच्च रासायनिक प्रतिरोध, उच्च तापमान सहिष्णुता, कम तापीय विस्तार। कार्बन फाइबर सामग्री का उपयोग विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे, रेसिंग कार बॉडी, गोल्फ क्लब, सॉफ्ट और साइकिल फ्रेम, मछली पकड़ने की छड़, ऑटोमोबाइल स्प्रिंग, सेलबोट मास्ट और कई अन्य घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ हल्के वजन और उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। कार्बन फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है और एक लंबा जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। हालांकि स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर इसके निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत करता है। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा गहनता के कारण ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन हुआ है। इसलिए औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस सामग्री की वैश्विक मांग को पूरा करते हुए इस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए रिसाइकलिंग प्रक्रिया सबसे अच्छे तरीकों में से एक हो सकती है। वर्तमान में कार्बन फाइबर अपशिष्ट या अन्य फाइबर कंपोजिट को 4 प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। कार्बन फाइबर के पुनर्चक्रण के तरीके भाई देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश यानी टक्कर का सब जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, इसका पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच में प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी प्रक्रियाओं में त्वरण मापी यानी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार्य की आवश्यकता होती है? तो भाई ऐसे में सबके अंदर ही होती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्सेलेरोमीटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के त्वरण या कंपन को महसूस करता है। एक्सेलेरोमीटर माप, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विद्युत संकेत में भौतिक गति को परिवर्तित करके गति या कंपन को मापने का काम करता है। दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर एयरबैग्स की खुलने की दर एयरबैग कंट्रोल यूनिट द्वारा तय की जाती है। क्रैश होने की स्थिति में क्रैश सेंसर एक्सेलेरोमीटर एयरबैग कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है। यह नियंत्रण इकाई उपकरण को ट्रिगर करती है जो सोडियम एजाइड NaN3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के मिश्रण को प्रज्वलित करके नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करती है। दुर्घटना का पता लगाने और एयरबैग के पूर्ण परिनियोजन के बीच का समय लगभग 0.05 सेकंड है। लैपटॉप में एक्सेलेरोमीटर हार्ड ड्राइव को नुकसान से बचाता है। यदि उपयोग के दौरान लैपटॉप अचानक गिर जाता है तो एक्सेलेरोमीटर अचानक फ्री कॉल का पता लगा लेगा और हार्ड ड्राइव प्लेटर में रीडिंग हेड से टकराने से बचने के लिए तुरंत हार्ड ड्राइव को बंद कर देगा। एक्सेलेरोमीटर 3 अक्षों के साथ गति और सटीक अभिविन्यास निर्धारित करने के लिए त्वरण, कंपन और झुकाव का पता लगाता है। एप्स इस स्मार्टफोन सेंसर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि आपका फ़ोन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में है या नहीं। यह भी बता सकता है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर। एक्सेलेरोमीटर यह भी पता लगा सकता है कि आपका फ़ोन किसी भी रैखिक दिशा में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
इसके अन्य उपयोग देखो भाई, अधिकांश सुरक्षा प्रतिष्ठानों में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर का उपयोग खेलों में एथलीट अभ्यास करने के लिए, पहनने योग्य उपकरण के लिए भी किया जाता है। चिकित्सा में इसका उपयोग शरीर द्रव्यमान में वृद्धि की जांच करने, शरीर की गतिविधियों की निगरानी, हृदय गति की जांच करने उपयोग के लिए जाने वाले उपकरणों में भी मौजूद होता है। इसका उपयोग उपग्रहों के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव और गर्मी और कंपन को सहन कर सकता है। एक्सेलेरोमीटर का उपयोग विमान को नेविगेट करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और उनका वर्णन है भाई। जो सैफिड है ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते रहते हैं। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सैफिड क्या होता है? ये एक प्रकार का परिवर्तनशील तारा है जो समय समय पर चमकता है और मंद होता है। सैफिड तारे की अवधि ये कितनी बार स्पंदित होता है सीधे इसकी चमक या चमक से संबंधित है। उनके पास सूर्य की तुलना में 500 से 30,000 गुना अधिक चमक है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, सुमिलित हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट वही इसमें गलत है। निहारिका या नेब्युला अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसी अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा जैसे उपस्थित हों। पुराने जमाने में निहारिका खगोल में दिखने वाली किसी भी विस्तृत वस्तु को कहते हैं। आकाशगंगा से परे की किसी भी गैलेक्सी को निहारिका ही कहा जाता है। अतः सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। नेक्स्ट है भाई पल्सर। अत्यधिक चुंबकीय, बहुत तेज घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। इनका विकिरण तभी आभासित होता है जब विकिरण पैदा होने की दिशा पृथ्वी की ओर हो, क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न विकिरण निश्चित अंतराल के बाद पृथ्वी पर आता है, यानी इनका सिग्नल निरंतर ना आकर रुक रुक कर आता है, इसलिए इन्हें प्रकाश स्तंभ प्रभाव देने वाले तारों की संज्ञा भी दी गई। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है भाई, इसमें आंसर गलत दे रखा है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शन नेविगेशन प्रणाली है? तो भाई वो है अपने पास जापान के पास। क्वेसीजेनिथ जो सैटेलाइट सिस्टम है QZSS जापान सरकार के स्वामित्व वाला एक क्षेत्रीय GNSS है। QZSS पूर्वी एशिया और ओशिनिया में कवरेज को बेहतर बनाने के लिए GPS का पूरक है। विश्व में पूरी तरह से 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS उपलब्ध हैं। वे GPS US और ग्लोनास रूस, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन और BEIDOU चीन। इसके अतिरिक्त 2 क्षेत्रीय प्रणाली हैं QZSS जापान और IRNSS या नाविक, ये जो है ये भारत की नेविगेशन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रूज मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट चालित होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक बूस्ट चरण में रॉकेट चालित होती है, जिसके बाद वे लक्ष्य के लिए एक आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। अग्नि 5 एक भारतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। ब्रह्मोस एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन और समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को DRDO भारत और NPOM रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अतः स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही नहीं है। भारत की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में भाई विस्तृत से पढ़ के जाना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा में लगभग 10 गुनी है। ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है, तो वही इसमें यही स्टेटमेंट सही है। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है देखते हैं। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य में प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाले सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सूर्यताप कहा जाता है। लघु तरंग और विकिरण के लिए वातावरण काफ़ी हद तक पारदर्शी है। आने वाली सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है। क्षोभमंडल के भीतर जलवाष्प, ओजोन और अन्य गैसें निकट अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग नहीं है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में वे रंग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी, अतः ऑप्शन 4 भी गलत है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें इंफ्रारेड किरणों का लगभग 1/3 भाग होता है, अतः ऑप्शन 2 भी गलत है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा हर जगह एक समान नहीं होती। यह स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम वार्षिक सूर्य ताप प्राप्त होता है तो यह धीरे धीरे ध्रुवों की ओर घटता जाता है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमना, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, दिन की अवधि और वातावरण की पारदर्शिता है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है, इसे बोलते हैं पेरिहिलियन यानी उपसौर। उगते और डूबते सूर्य का लाल रंग और आकाश का नीला रंग वातावरण के भीतर प्रकाश के परिकर्णन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल मेटाजेनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही विनिर्दिष्ट करता है? भाई, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना, गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना, भूमितल और जल निकायों से पादप और जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। तो भाई ये होता है किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। एरियल मेटाजेनोमिक्स एक विशिष्ट निवास स्थान में मौजूद हवा और एरासोल कणों में डीएनए नमूनों के संग्रह और विश्लेषण को संदर्भित करता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य सूक्ष्मजीवों सहित सूक्ष्मजीवों में मौजूद आनुवंशिक सामग्री डीएनए को पकड़ने के लिए एक विशेष वातावरण में हवा का नमूना लेना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, यही स्टेटमेंट सही है। सेम कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीपित करना, या फिर उद्यान कृषि के पादपों को क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना, किसी भी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। तो इसमें स्टेटमेंट प्राणी जात के विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने से ही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जीनोम में 2 अलग अलग प्रकार के दोहराए जाने वाले डीएनए होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विशिष्ट डीएनए अनुक्रम का प्रयोग करता है, जिसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और शरीर के कुछ हिस्सों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये डीएनए के 1 से 6 आधार जोड़ों या बेस पेयर की पुनरावृत्त श्रृंखलाएं होती हैं। इस पद्धति में किसी भी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, लार, वीर्य या दूसरे कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जा सकती है। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का उपयोग मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मिनी सैटेलाइट ये डीएनए के 10 से 100
बेस पेयर रिपीटिंग सीक्वेंस पुनरावर्त श्रृंखलाएं होती हैं। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट VNTRS मिनी सैटेलाइट के लिए एक और शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति के पास VNTRS का एक अनूठा वितरण होता है। मिनी सैटेलाइट का उपयोग ज़्यादातर पितृ परीक्षण के लिए किया जाता है क्योंकि वे परिवार समूह में पाए जाते हैं। यूपीएससी हर साल DNA RNA जीनोम से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना 2023 का पेपर। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2024 का पेपर। और आपको अगर बुक चाहिए तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की साइट से डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो कुछ नहीं, चलो ठीक है, ओके बाय।